नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि बहुत दिनों से मैं कुछ वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, कोई भी वीडियो, कुछ कारण थे जिस वजह से मैंने स्टॉप कर दिया था, लेकिन अब हम वापस शुरुआत करते हैं। तो आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो 3rd ग्रेड में भी है, 2nd ग्रेड में भी है और अदर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी शायद ये है। तो चलो आज का टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण। ये अपना आज का टॉपिक है। अपन इसके अंतर्गत जानेंगे कि निदानात्मक परीक्षण होता क्या है, किसका निदान किया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले जाने निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण मतलब निदान, और निदान को इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोसिस, यानी हमारे निदान का शाब्दिक अर्थ हुआ कि मूल कारण या समस्या के कारणों का पता लगाना। यानी हमारे सामने बच्चे हैं, बच्चों में अगर कोई त्रुटि है, कोई कमी है, तो हम पहले उन कारणों का पता लगाएं कि किस वजह से ये बच्चे ऐसा कर रहा है और उसके पश्चात पता लगाकर हम उसका उपचार करें। तो जो हम उन कारणों का पता लगाएंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, निदान। ठीक है। निदान शब्द मूलतः चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। आपको कोई पूछे कि निदान शब्द आया कहाँ से, चिकित्सा क्षेत्र से आया है, क्योंकि सबसे पहले जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी के लक्षणों को देखकर रोग का निर्धारण करता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक विद्यार्थी की अधिगम त्रुटियों का ज्ञान प्राप्त करके निदान करता है। देखो, जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सबसे पहले चेक करके क्या बोलता है कि जाओ आप टेस्ट करा के आओ, और अपन टेस्ट कराते हैं, जो डॉक्टर जो भी लिखता है कि आपको कौन सा फीवर है, और फीवर का हम टेस्ट कराते हैं, या कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कराता है, टेस्ट कराता है। और उस टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि हमें फीवर है तो कौन से प्रकार का फीवर है, मलेरिया है या टाइफाइड है या वायरल है, ऐसे कोई अन्य बीमारी भी हो तो हम टेस्ट कराते हैं तो पता चल जाता है डॉक्टर को। और डॉक्टर को जो उस रिपोर्ट से पता चलता है कि इसको ये बीमारी है, वही होता है निदान। ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक है, वह विद्यार्थियों को देखता है कि मेरा विद्यार्थी क्या बोला, उच्चारण में त्रुटि कर रहा है या वाचन में त्रुटि कर रहा है या कहीं लेखन में त्रुटि कर रहा है। तो पहले हम जानेंगे कि ये त्रुटि किस प्रकार से कर रहा है। ये कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, रोज कोई स्कूल से भाग जा रहा है, तो हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि ये ऐसा कर क्यों रहा है। तो ऐसा कर क्यों रहा है उसका पता लगाना ही क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। तो आप साधारण शब्दों में ये जानो कि निदान होता क्या है। तो किसी भी समस्या के कारणों का पता लगाना कि ये समस्या है तो है क्यों, उसके कारणों का पता लगाना ही हमारा क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। देखो, अब निदान के ध्यातव्य बिंदु पढ़ लेते हैं अपन। उन बालकों की पहचान करना जिसे निदान चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कक्षा में उन बालकों को पता करना जो समस्या से ग्रस्त है और उसको निदान चाहिए। मतलब पूरी कक्षा में सभी बच्चे नहीं होते, कुछ बच्चे होते जो समस्या से ग्रसित होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होता है कि ऐसे बच्चे कौन से है। दूसरा, ये पता लगाने की त्रुटियां कहाँ हो रही है। दूसरा, हमें पता लगाना कि बच्चा ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे त्रुटियां हो रही है, और यह पता लगाना कि त्रुटियां क्यों हो रही है, क्यों बच्चा ऐसा कर रहा है, ये पता लगाना। यही हमारा क्या है, निदान। सबसे पहले तो ऐसे बालकों को ढूंढकर ऐसा क्यों कर रहा है और कैसे हो रहा है उसका पता लगाना, यही होता है निदान। अब निदान से संबंधित हमारे कुछ महोदय ने परिभाषाएं दी है जिसको हम जान लेते हैं। तो परिभाषाएं, सबसे पहली परिभाषा हम देखते हैं गुण महोदय के अनुसार। गुण महोदय क्या कहते हैं कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण ही निदान है। क्या कहते हैं कि अधिगम संबंधी यानी पढ़ने से संबंधित, सीखने से संबंधित जो कठिनाइयाँ और जो कमियाँ है उसके स्वरूप का निर्धारण करना ही क्या होता है, निदान होता है। आगे देखेंगे हम दूसरी परिभाषा योकम एवं सिम्पसन के अनुसार। योकम व सिम्पसन क्या कहते हैं कि निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्ह व लक्षण के आधार पर ज्ञान प्राप्ति करना निदानात्मक परीक्षण करवाना है। यानी क्या कह रहे हैं, निदान किसी कठिनाई का, यानी कोई कठिनाई बच्चे के सामने है तो उसके कठिनाई क्यों है, उसके चिन्हों को, उसके लक्षणों को हम पता करें कि ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। वास्तव में वही हमारा क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है।
फिर है मर्सेल महोदय के अनुसार, जिस शिक्षण में छात्रों की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है उसको निदान की संज्ञा दी जाती है। यानी हम त्रुटियों का पता कर लें कि बालक ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और उसका विशेष ढंग से उसको दूर करने के प्रयास करें, कारणों को जान लें हम विशेष रूप से, तो वही हमारा क्या है, निदान है। गुड व ब्राफी के अनुसार निदानात्मक परीक्षण अधिगम में छात्रों की कठिनाइयों के विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए उनके उत्तरों की सावधानी से जांच करने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। यानी ये क्या कह रहा है कि अधिगम यानी सीखने में छात्रों को जो कठिनाई आ रही है उसके विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए उसके उत्तरों की सावधानी से जांच करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निदान कहलाती है। जैसे हमने निदान करने के लिए कोई उनको टेस्ट दे दिया और बालक ने उस टेस्ट के प्रश्न हल किए और फिर हमने उसको उनके उत्तरों को जांचा, तो हमें क्या पता चल गया, उनकी कमियां पता चल गई। अब जब हमें उनकी कमियां पता चल गई तो फिर हम उसको दूर करेंगे, तो कमियां पता करना ही हमारा क्या कहलाएगा, निदान कहलाएगा। ये कहते हैं गुड एवं ब्राफी के अनुसार था। तो ये परिभाषा जो महत्वपूर्ण थी वही मैंने यहाँ पे ली है, और ये परिभाषाएं एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। तो आप जो भी इस वीडियो को देखे पढ़े वो इन परिभाषाओं को निश्चित रूप से याद कर ले। अब हम देखते हैं निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य। हर कोई चीज़ होती है उसके पीछे कुछ उद्देश्य निहित होते हैं तो ही हम उस कार्य को करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार निदानात्मक परीक्षण के भी हमारे कुछ उद्देश्य है। तो आइए जानते हैं हम कि हमारे क्या क्या उद्देश्य है। विषय से संबंधित कठिनाइयों का पता लगाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें निदानात्मक परीक्षण करना है तो हम सबसे पहले जानेंगे कि बालकों को कौन सी विषय में कठिनाई आ रही है, उसका हमें पता लगाना है। दूसरा, पिछड़े बालकों की पहचान करना, जो किसी सब्जेक्ट में पिछड़ रहा है, सारे सब्जेक्ट में पिछड़ रहा है या अन्य बच्चों से पिछड़ रहा है, ऐसे बालकों की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। तीसरा, छात्र की पाठ्य विषय से संबंधित विशिष्ट कठिनाइयों से अवगत होना। जैसे हिंदी विषय ले ले, हिंदी विषय में कोई बच्चा पाठ पढ़ रहा है तो वो सही ढंग से उसको पढ़ नहीं पा रहा है, या उसका उच्चारण सही नहीं है, वो वर्तनी को सही ढंग से उच्चारित नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है कि उसकी विशिष्ट कठिनाइयों को वो कहाँ जाके रुक रहा है, उसके कौन से स्वर जो है या कौन सा वर्ण है जो वो बोल नहीं पा रहा है, तो उस विशिष्ट कठिनाइयों को हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे, निकालेंगे, और उससे हम परिचित होंगे कि बच्चा यहाँ आके रुक रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस वर्ण को या उस स्वर को उसको उच्चारित करना सिखाएंगे। कोई शब्द अशुद्ध बोल रहा है या कोई वाक्य अशुद्ध बोल रहा है, बालक सही लिख नहीं पा रहा है, कई वर्तनी दोष कर रहा है, तो कहाँ कर रहा है, ये उसकी विशिष्ट कठिनाई होगी, उसका हम पता लगाएंगे और पता लगाने के पश्चात हम उसको दूर करेंगे। पाठ्यक्रम में परिवर्तित करके उसे बाल केंद्रित बनाना। हो सकता है कोई पाठ्यक्रम क्लिष्ट हो, उसको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा हो, तो उसको भी हम आगे तक सुझाव भेज के उसको बाल केंद्रित बनाने का सुझाव दे सकते हैं। तो ये तो थी हमारे उद्देश्य कि बालकों को मोटे रूप से जो उनको किसी विषय में समस्या आ रही है या किसी पाठ्यक्रम में समस्या आ रही है या उसको उच्चारण में समस्या आ रही है, वर्तनी में समस्या आ रही है, लेखन में किसी भी दृष्टि से उसको समस्या आ रही हो, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका पता लगाएंगे। अब है निदानात्मक परीक्षण के पद या चरण। हमें किन किन चरणों से गुजरना होता है निदानात्मक परीक्षण करते हैं तो देखो, सबसे पहला विषय क्षेत्र का चयन। हम सबसे पहले उस विषय का चयन करेंगे या जहाँ त्रुटि हो रही है उस चीज़ का चयन करेंगे कि बच्चा कहाँ जाके अटक रहा है, कहाँ से पिछड़ रहा है और कहाँ गलती कर रहा है, उसका हम चयन करेंगे सबसे पहले। फिर छात्र समूह की पहचान, फिर उस समूह की पहचान करेंगे, छात्रों के समूह की पहचान करेंगे कि बच्चा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रकार के, जैसे कोई वर्तनी दोष कर रहा है या कोई उच्चारण अशुद्ध कर रहा है, कोई लेखन में त्रुटि कर रहा है, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं, या किसी विषय में कमज़ोर है तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो उसी विषय में कमज़ोर है, उसका हम पता लगाएंगे। कभी कभी होता है कक्षा में एक बालक ही होता है तो एक ही बालक का पहचान करेंगे। कभी कभी क्या होता है पूरी कक्षा में एक समूह बन जाता है, 4-5 बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो उस समूह की पहचान करेंगे हम। फिर कठिनाई स्थल का अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे कि बच्चे में कहाँ पर कमज़ोरी है, कहाँ पे। पूरी चीज़ें तो गलती करता नहीं होगा, कुछ चीज़ों में गलती करता होगा, तो कहाँ गलती कर रहा है। उच्चारण है तो कौन से में उच्चारण में गलती कर रहा है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है तो कौन से सब्जेक्ट में गलती कर रहा है। ये सभी कठिनाई स्थलों का हम क्या करेंगे, खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे। उसके बाद त्रुटियों के कारण का ज्ञान करेंगे, हम त्रुटियों के कारणों को जानेंगे।
और उसका ज्ञान करेंगे और उसके बाद बालक को हम क्या करेंगे, सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और उनकी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये तो है हमारे निदानात्मक परीक्षण के पद या चरण। इन सबको फिर अगर एक बार कारण जान लिए और जानने के पश्चात उसको जब दूर करेंगे तो उसको कहेंगे हम उपचारात्मक शिक्षण, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हम सिर्फ निदानात्मक में तो क्या करेंगे, सिर्फ कारणों की पहचान करेंगे, वहीं तक निदान होता है ना। अब है निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र। योकम व सिम्पसन ने इसके 5 क्षेत्र बताए हैं: उच्चारण संबंधी, वाचन संबंधी, भाषा संबंधी, लेखन संबंधी और अंक गणित संबंधी निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र होते हैं। मतलब निदानात्मक परीक्षण किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो उच्चारण से संबंधित हम कर सकते हैं, बालक उच्चारण में त्रुटि करता है तो वहाँ पर हम निदानात्मक परीक्षण कर सकते हैं। बालक वाचन करने में त्रुटि कर रहा है या वाचन करते हुए हकला रहा है, बहुत तेज गति से पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है, अशुद्ध पढ़ रहा है, उन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और अगर ऐसा कोई बालक कर रहा है तो उसका हम निदानात्मक परीक्षण कर सकते हैं। भाषा संबंधी, भाषा का उसको सही ज्ञान नहीं है तो वो भी उसका भी हम निदानात्मक परीक्षण कर सकते हैं। लेखन संबंधी, लिख गलत रहा है, उसको मात्राओं का ज्ञान नहीं है, छोटी को बड़ी, बड़ी को छोटी मात्राएं कर रहा है, उसके लिखावट सही नहीं है, तो उसका भी हम निदानात्मक परीक्षण कर सकते हैं। और अंक गणित से संबंधी, ये गणित से संबंधित है, उसका भी हम निदानात्मक परीक्षण कर सकते हैं। पर मोटे रूप से देखें तो हिंदी के अनुसार देखें तो मुख्य रूप से ये 4 क्षेत्र है: उच्चारण संबंधी, लेखन संबंधी, रचना संबंधी और व्याकरण संबंधी। यानी बालक व्याकरण में कहाँ त्रुटि कर रहा है, उसको व्याकरण का ज्ञान है या नहीं है, रचना उसको कोई निबंध पत्र लेखन लिखने आ रहा है नहीं आ रहा है, लिख रहा है तो गलत लिख रहा है, तो क्यों गलत लिख रहा है, कैसे गलत लिख रहा है, उसका हम पता लगाएंगे। लेखन संबंधी में अगर शुद्ध लिख रहा है, अशुद्ध लिख रहा है तो कौन से वर्ण ऐसे जिसको पर्टिकुलर वो अशुद्ध लिख रहा है, उसका हम पता लगाएंगे। और उच्चारण संबंधी अगर वो अशुद्ध बोल रहा है, श को स बोल रहा है, र को री बोल रहा है या री को र बोल रहा है, ऐसे बहुत सारे, च को छ बोल रहा है, इस प्रकार के जो उच्चारण है उसमें अगर त्रुटि कर रहा है बालक तो हम उसका पता लगाएंगे और उसको सुधार का प्रयास करेंगे। तो मुख्य रूप से हिंदी के अंतर्गत देखें तो इन चारों पे निदानात्मक परीक्षण किया जा सकता है। उसके पश्चात हम देखें निदानात्मक परीक्षण के प्रकार। 2 प्रकार से निदानात्मक परीक्षण किया जा सकता है। पहले भी मैंने बताया कि पर्टिकुलर कोई एक बालक है जिसमें उस प्रकार की त्रुटि है तो उसको एक ही बालक को लेकर हम उस त्रुटि को दूर करेंगे और उसको पहचान करेंगे कि बालक कहाँ से त्रुटि कर रहा है और कैसे त्रुटि कर रहा है। हो सकता है बालक डरवश त्रुटि कर रहा है, हो सकता है बालक का क्षेत्र वैसा है इस कारण से वो ऐसी त्रुटि कर रहा है, या हो सकता है उसमें आत्मविश्वास की कमी है इस कारण से वो त्रुटि कर रहा है, हो सकता है उस बालक में झिझक है इसलिए वो त्रुटि कर रहा है। बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। तो हमें उन कारणों को जानना है कि बालक ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और क्यों कर रहा है वही जानना ही हमारा क्या होगा, निदानात्मक परीक्षण। यह तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति का हुआ। कोई एक बालक अगर इस प्रकार का कर रहा है, कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, उसका ध्यान भंग हो रहा है कक्षा में से, या वो कक्षा से आधे टाइम के बाद भाग जाता है, पर्टिकुलर किसी एक टीचर से डर रहा है, उस सब्जेक्ट से डर रहा है, वो वाचन सही नहीं कर पा रहा है, तो हम सभी कारणों को जानेंगे। ये तो एक व्यक्ति का हो गया, एक बालक का हो गया। एक होता है समूह केंद्रित। समूह केंद्रित में क्या होता है कि बालक, पूरा एक समूह होता है जो उस प्रकार की गलती करता है और पूरे समूह में की गई गलती को हम एक समूह छांट लेंगे कि ये 4 बच्चे 5 बच्चे हैं जो इस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को छांट कर हम उनके कारणों को जानेंगे। तो हम निदानात्मक परीक्षण कितने प्रकार से कर सकते हैं? 2 प्रकार से कर सकते हैं, व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित। 2 प्रकार का हमारा परीक्षण होता है और 2 प्रकार से हम परीक्षण कर सकते हैं। एक तो पर्टिकुलर एक बालक का और एक देखें तो पूरे समूह का हो सकता है। पूरी कक्षा में कभी एक जैसे बालक नहीं हो सकते, समूह में 4 बालक हो सकते हैं, 5 बालक हो सकते हैं, 8 बालक हो सकते हैं, पूरी कक्षा है वो शुद्धि करे, ऐसा कभी होता नहीं है। विद्यालय स्तरीय छात्रों के निदानात्मक परीक्षण प्रश्न पत्र में निम्न बिंदु शामिल किए जा सकते हैं। एक विद्यालय स्तर पर अगर हम देख रहे हैं तो हम कौन कौन से बिंदु को शामिल कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रुटियों का संकलन करेंगे कि बालक किस प्रकार की त्रुटियां कर रहा है। कक्षा में हम जानेंगे कि बालक
सभी बालक हैं, उसमें कुछ बालक अगर त्रुटि कर रहे हैं, एक बालक त्रुटि कर रहा है तो किस प्रकार की त्रुटियां कर रहा है उसका हम संकलन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, त्रुटियों के कारणों का पता लगाएंगे कि वास्तव में शुरू से बच्चे ऐसा कर रहे हैं या अभी ऐसा कर रहे हैं या उनके घर से ही कोई प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम कारणों को पता लगाएंगे। बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चे घरेलू प्रॉब्लम के कारण भी बच्चा डरा सा रहता है, सहमा सा रहता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी रहती है। तो हम सभी कारणों को जानेंगे कि बालक ऐसा क्यों कर रहा है। उच्चारण अशुद्ध कर रहा है तो क्यों कर रहा है, घर न वो उसके घर से ही अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वो बालक भी ऐसा बोलेगा, परिवार का असर पड़ेगा ही, क्षेत्र का असर पड़ेगा ही। अगर वो वर्तनी दोष कर रहा है तो उसको शुरू से लिखना ही नहीं सिखाया होगा, इस कारण से वैसा कर रहा है। तो हम सभी कारणों का पता लगाएंगे कि बालक ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है और उसका पता लगाएंगे हम। फिर है निवारण के उपाय। फिर हम सोचेंगे कि बालक ऐसा कर रहा है तो ये तो हमें पता चल गया कि बालक ऐसा कर रहा है, फिर हमें उसके निवारण के उपाय करने हैं। और उपाय करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नील पत्र का निर्माण करना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट का निर्माण करना पड़ेगा, एक खाका तैयार करना पड़ेगा कि किस किस प्रकार से बालक में हम इन त्रुटियों को दूर करेंगे और किस किस प्रकार से उनकी क्लासेस का शेड्यूल बनाएंगे और कैसे उनको ये सारी गलतियों से दूर करेंगे। अब है हिंदी भाषा शिक्षण हेतु निदानात्मक विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ है जिसके द्वारा हम ये कर सकते हैं। तो निरीक्षण या आत्मनिरीक्षण विधि, हम निरीक्षण करेंगे। कोई भी प्रश्न पत्र के द्वारा भी कर सकते हैं, हम कोई लिखवा कर सकते हैं, कुछ बुलवा कर सकते हैं, कुछ भी करके हम बालक का निरीक्षण करेंगे और पता लगाएंगे कि बालक ऐसा क्यों कर रहा है। आत्मनिरीक्षण विधि भी हो सकती है, निरीक्षण विधि भी हो सकती है। संचयी अभिलेख या छात्र कार्य पुस्तिकाएं। संचयी अभिलेख मतलब उनके द्वारा जो लिखा गया है, जो पुस्तिकाएं हैं, उनको पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनके, उन सारे को हम क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। एकत्रित करके देखेंगे कि बालक शुरुआत से ही ऐसी गलती कर रहा है या वर्तमान में ऐसी गलती कर रहा है। तो यह हम उनके संचय अभिलेख के द्वारा, उनके छात्र कार्य जो पुस्तिकाएं हैं, अगर वो शुरू से उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो हमारे पास पूरे रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे। हम सारे रिकॉर्ड को निकाल कर और बालक की जांच कर सकते हैं और जांच करके ये पता लगा सकते हैं कि बालक ऐसा क्यों कर रहा है। एक हम परीक्षण करके कर सकते हैं। बालक का परीक्षण दो प्रकार से किया जा सकता है, मानकीकृत परीक्षण और शिक्षक निर्मित परीक्षण। एक तो जो शुरू से माना हुआ है मानकीकृत, तो उसी के द्वारा परीक्षण करेंगे। एक हम स्वयं, शिक्षक स्वयं निर्माण करके परीक्षण कर सकता है कि बालक का कारणों को जानने के लिए कोई प्रश्न पत्र का निर्माण कर दिया और उसके द्वारा छात्र जो उत्तर लिखेगा उसके द्वारा वह परीक्षण कर लेगा कि छात्र कहाँ त्रुटि कर रहा है। और एक हम साक्षात्कार करके उसको मौखिक रूप से उसके कुछ क्वेश्चन पूछ के, कुछ उससे बातें करके, उसके परिवार के बारे में पूछकर, कुछ भी करके हम उनका परीक्षण कर सकते हैं साक्षात्कार के द्वारा। तो हम 4 प्रकार की विधियों के द्वारा छात्र का निदान का पता लगा सकते हैं। एक तो निरीक्षण तथा आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा, एक है संचय अभिलेख तथा छात्र कार्य पुस्तिकाओं के द्वारा, परीक्षण के द्वारा। परीक्षण 2 प्रकार कर सकते हैं हम, मानकीकृत परीक्षण और शिक्षक निर्मित परीक्षण, और एक साक्षात्कार के द्वारा। अब एक नोट करके मैंने लिखा है, देखना आप। निदान की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विधि व्यक्ति इतिहास विधि मानी जाती है। व्यक्ति इतिहास विधि मतलब केस स्टडी है, ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का हमें निदान के कारणों को जानना है तो हम इस विधि के द्वारा, टाइडमैन ने ये विधि दी है, इस विधि के द्वारा उसके कारणों को जान सकते हैं। हम प्रश्नावली निर्मित कर लेंगे और प्रश्नावली के द्वारा उसको प्रश्न पूछ के, उसके परिवार से प्रश्न पूछ के, उसके अन्य साथियों से, शिक्षकों से प्रश्न पूछकर हम कारणों को जान सकते हैं। व्यक्ति इतिहास विधि, जिसको केस स्टडी कहते हैं, इसके द्वारा हम बालक का निदान कर सकते हैं और निदान की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विधि भी इसको माना गया है। अब निदानात्मक परीक्षण के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं कि हम निदानात्मक परीक्षण करेंगे तो उसके क्या परिणाम हमें प्राप्त होंगे, उसको हम यहाँ देख लेते हैं। यह छात्रों में विद्यालय के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास करता है। हम निदानात्मक परीक्षण करेंगे तो छात्रों में ये होगा कि नहीं, हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, हमारी त्रुटियाँ यहाँ दूर की जा सकती है, हमें बहुत अच्छा विद्यालय, बहुत अच्छे शिक्षक मिले। इस प्रकार वह विद्यालय के प्रति अच्छा सोचने लग जाएंगे। यहाँ छात्रों के अध्यापन संबंधी अनुचित आदतों पर अंकुश लगाता है। यानी क्या है कि निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बालकों में अनुचित आदतों पर अंकुश लगेगा और उनका निदान का पता करके उनका उपचार यहाँ किया जाएगा। यहाँ छात्रों की विशिष्ट समस्याओं की संख्या को अधिक से अधिक कम करता है। अगर कुछ ज़्यादा समस्या है तो उस समस्याओं को वह कम करेगा।
यह छात्रों की अध्ययन संबंधी अनुचित प्रवृत्तियों को वैज्ञानिक विधि से उनकी त्रुटियों का ज्ञान प्रदान करता है, उनको उनसे बचने की चेतावनी देता है। जब कारणों का पता लग गया तो शिक्षक उसको दूर करने के उपाय तो करेगा ही, और जब उपाय करेगा तो उनकी वो जो समस्या है वो दूर होगी, और दूर होगी तो वह अपनी त्रुटियों से बचेगा। ये तो बच्चों था निदानात्मक परीक्षण। अब जब हमने निदानात्मक परीक्षण कर लिया, जब हमें पता चल गया कि बालक में ये कमी है, तो डॉक्टर क्या करता है, जब पता चल जाता है कि भाई ये बीमारी है तो उसके बाद वो उस बीमारी की दवाई लिखता है। तो उसको कहते हैं उपचार करना, कि भाई चलो अब बीमारी को दूर तो करना है। उसी प्रकार शिक्षण के क्षेत्र में भी होता है कि जब हम निदानात्मक परीक्षण हमने कर लिया, हमको समस्याओं को कारणों का पता चल गया, तो जब कारणों का पता चल गया तो हम उस कारणों को, उस जो समस्या है उसको दूर तो करनी ही है। अब दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण। तो पहला हमने क्या पढ़ा, निदानात्मक परीक्षण, और अब हम पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण। अब उपचारात्मक शब्द कहाँ से आया, कोई पूछा आपको, तो औषधि शास्त्र से इसको लिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें और दवाइयाँ देते हैं, औषधि, पुराने ज़माने में औषधि देते थे, अभी दवाइयाँ देते, तो औषधि शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार चिकित्सक व्यक्तियों के विभिन्न रोगों का उपचार करके उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार शिक्षक छात्रों के अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उनको ज्ञानार्जन की उचित दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। यानी यहाँ यह बताया गया है कि जिस प्रकार डॉक्टर जब पता चल जाता है बीमारी का तो दवाई देता है, दवाई देने के बाद वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार जब एक शिक्षक है, उसको छात्रों की त्रुटियों का तो पता चल गया कि बालक इस जगह से त्रुटि कर रहा है, उसके कारणों का भी पता लग गया कि बालक क्यों त्रुटि कर रहा है। जब दोनों चीज़ें पता लग जाती है तो शिक्षक क्या करेगा, उसको दूर करने का प्रयास करेगा। भले वो अलग से कक्षाएं लगाए या अलग से उनको शिक्षण कराए, कुछ भी करे, उन अधिगम त्रुटियों को दूर करने का वह प्रयास करेगा। और जब बालक में त्रुटियां दूर होगी तो वह ज्ञानार्जन की दिशा में आगे बढ़ेगा और ऊंचा उठने का प्रयास करेगा। अब इसकी भी कुछ परिभाषाएं अपन देख लेते हैं। योकम व सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयास करता है जो छात्रों को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्राप्त करे। यही बात कह रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या होता है कि बालक की त्रुटियों को दूर किया जाता है और उनको आगे बढ़ाया जाता है ताकि बालक सफलता को प्राप्त करे। ब्लेयर, जॉनसन, सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो छात्रों को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और जो सुप्रेरित क्रियाओं के द्वारा उनको अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कहा है कि वास्तव में उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या होता है, बालक को पता चलता है सबसे पहले कि मैं किस स्थिति में हूँ, ये पता चल जाता है। उसके बाद उसकी कमजोरी के क्षेत्र जहाँ जहाँ हैं वहाँ उसको दूर किया जाता है और उसको उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करवाया जाता है। तो ये एक शिक्षक अच्छे ढंग से करता है। जब उसको कमियों का पता चल जाता है तो वो बालक को उस कमियों को दूर करने के लिए मोटिवेशन कर सकता है, उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर वो उच्चारण में त्रुटि कर रहा है तो बार बार उसका उच्चारण करवा सकता है। अगर लिखने में कर रहा है तो बार बार उसको एक पेज रोज लिखो करके लिखवा सकता है। कुछ भी कर सकता है शिक्षक अपनी तरफ से और उन जो समस्या उसके सामने है, बच्चे के सामने, उसको वो दूर करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य। अब जब निदानात्मक के उद्देश्य पढ़े तब उपचारात्मक के भी पढ़ने पड़ेंगे। तो उपचारात्मक क्या करेगा, अधिगम कठिनाइयों को दूर करेगा। जब निदान में क्या किया, अधिगम कठिनाइयों का पता लगाया, तो यहाँ क्या होगा, उसको दूर किया जाएगा। पिछड़े बालकों को हीन भावना से बचाना। जो बालक पिछड़े हैं, अगर किसी कारण से उपहास के पात्र बन रहे हैं या उनमें किसी प्रकार के आत्मविश्वास की कमी है और वो दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे हैं, तो ऐसे बालकों को तो वो क्या होता है कि हीनता से ग्रसित हो जाते हैं कि नहीं मैं खड़ा होऊंगा, मुझे सब मेरे पे सब हंसेंगे, और वो झिझकेगा, वो क्लास में खड़े होने से डरेगा, वो किसी से बात करने से डरेगा, बोलने से डरेगा। तो ऐसे जो बालक हैं उनको हम हीन भावना से बचा सकते हैं। किसके माध्यम से, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से।
अपराधी प्रवृत्ति के बालकों का उचित मार्गदर्शन। कोई बालक है जो अपराधी प्रवृत्ति का, स्कूल में जैसे किसी के बैग में से पेंसिल रबर चुरा लेता है, कोई छोटी मोटी चोरियां कर लेता है, किसी को मारता है पीटता है, इस तरह का बालक है, तो उसके कारणों को हम जानकर उसका उपाय करेंगे कि वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और जब हमें कारण पता चल जाएगा तो हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे और उसको उस प्रवृत्ति से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। गंभीर संवेगों से पीड़ित बालकों की अक्षमताओं को दूर करना। अगर गंभीर संवेग हमारे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या इस प्रकार के हैं, तो उस सब संवेगों को क्या है कि कोई किसी बालक को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, कोई बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु है, तो ऐसे जो बालक है उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। पढ़ने के लिए प्रेरित करना। कोई बालक है जो पढ़ने में अरुचि रखता है, उसको पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता है, और या फिर किसी विषय से वो दूर भागता है, उस विषय का नाम आते उसको चिढ़ मचती है, उस विषय के कालांश में वो भाग जाता है कक्षा से, तो ऐसे बालक को हम क्या करेंगे, पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जिस विषय से वो भाग रहा है उसके प्रति उसमें सकारात्मक सोच उत्पन्न करेंगे और उससे उस विषय को और अधिक पढ़ने के लिए कहेंगे, उसको रुचि जगाएंगे उसमें, और अच्छे अच्छे उदाहरणों के द्वारा उसको समझाएंगे ताकि बालक उस विषय को पढ़ने में रुचि जागृत करे। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पढ़ाना। एक कक्षा में टीचर ये भी कर सकता है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, जैसे कुछ मंदबुद्धि बालक होते हैं, तो कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ मध्यम बालक होते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर उनको कक्षा में शिक्षण करवाना चाहिए। भले अलग अलग कक्षाओं में बांट देना चाहिए, कभी ग्रुप में बांट देना चाहिए, उस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, तो उनका ये अच्छे से उपचार हो सकता है। क्योंकि अगर बिल्कुल तुम मंदबुद्धि के अनुसार बिल्कुल लो कैटेगरी का पढ़ाओगे तो उच्च वाले बेचारे पिछड़ जाएंगे, और उच्च का पढ़ाओगे तो मध्यम वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर नीचे वाले और ऊपर वाले हमेशा पिसते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बालक है या निम्न बुद्धि लब्धि के बालक है, तो उन दोनों को हमें साथ में लेके चलना है। उसके लिए हमें व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पढ़ाना चाहिए, ताकि बालक में क्या होगा, रुचि जागृत होगी, और रुचि जागृत करके बालक आसानी से उसको पढ़ पाएगा। अब उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत। उपचारात्मक शिक्षण वास्तविक शैक्षिक स्तर से शुरू किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। बालक जहाँ से त्रुटि कर रहा है वहाँ से 0 लेवल से शुरू करके उसको जहाँ त्रुटि कर रहा है वहाँ तक उसको लाना चाहिए, तो उसमें आसानी से सुधार हो सकता है। छात्रों को प्रगति के बारे में बताना चाहिए। फिर हम जैसे 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 बालक में सुधार होता जाएगा, और वैसे ही हमें उसको बार बार अवगत कराना है कि शाबाश, बहुत अच्छा, यहाँ आपने सही बोला, आपने ये सुधार कर लिया, ताकि बालक में क्या होगा कि और आत्मविश्वास की भावना जगेगी कि यार मैं तो सही करने लग गया, मैं और प्रयास करूँगा, और उसको क्या बार बार पुनर्बलन आप देते रहोगे तो वो और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होगा और अपनी त्रुटियों को सुधारेगा। छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए। जिस चीज़ में वो त्रुटि कर रहा है उसका बार बार अभ्यास करवाएंगे, और किसी भी चीज़ का बार बार अभ्यास करने पर वो क्या बन जाती है, आदत बन जाती है, और आदत बन जाती है तो वो त्रुटियाँ उसकी आसानी से सुधर जाएगी। अभ्यास कार्य के लिए निरंतर सराहा जाना चाहिए। अभी मैंने बताया कि जैसे बालक बार बार कोशिश कर रहा है अच्छा करने का, तो उसको बार बार पुनर्बलन दीजिए आप। पुनर्बलन देने से क्या होगा, मोटिवेट होगा बालक और अच्छा करने का प्रयास करेगा। पर बार बार आप एक ही चीज़ कहोगे नहीं, और गलत कर दिया और गलत कर दिया, तो बालक क्या और पिछड़ता जाएगा। छोटी सी भी गलती को भी उसने थोड़ा सा भी सुधारा है, अगर थोड़ा थोड़ा सुधार के वो आगे बढ़ेगा, तो थोड़ा सा ही सुधरते उसको पुनर्बलन दीजिए, उसकी सराहना कीजिए, तो बालक और अच्छा करने के लिए प्रेरित होगा और आगे बढ़ेगा। दिए गए कार्यों को अभ्यास में विभिन्नता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अभ्यास कार्य बार बार एक जैसा दे दिया बालक को तो वो उबाऊपन महसूस करेगा और फिर उसमें सुधार की गुंजाइश कुछ भी रहेगी नहीं। इसलिए हमें क्या करना है कि जो भी हम अभ्यास कार्य दे रहे हैं, भले वो उच्चारण संबंधी त्रुटि कर रहा है, वर्तनी संबंधी कर रहा है, या वो लेखन संबंधी त्रुटि कर रहा है, या रचना संबंधी त्रुटि कर रहा है, व्याकरण संबंधी कोई भी त्रुटि कर रहा है, तो हम जो उसको अभ्यास कार्य दे रहे हैं उसमें हमें क्या करना है, विभिन्नता लानी है। रोज अलग अलग प्रकार का उसको अभ्यास कार्य देना है ताकि वो रुचि से करेगा, और रुचि से करेगा तो वह अपनी त्रुटियों को सुधार देगा। तो ये तो थे बच्चों सिद्धांत, जो हमें किस प्रकार से छात्रों में बढ़ोतरी करनी है इसके बारे में यहाँ बताया गया था कि छात्रों को कैसे उनकी त्रुटियों को दूर करके हमें आगे बढ़ाना है। अब उपचार के क्षेत्र,
उपचार के क्षेत्र निदान के जो क्षेत्र पढ़े थे वही उपचार के क्षेत्र है। हम उच्चारण संबंधी उपचार कर सकते हैं, लेखन संबंधी कर सकते हैं, रचना संबंधी कर सकते हैं और व्याकरण संबंधी कर सकते हैं। भाई इसमें बच्चे ने त्रुटि की तो हमें इसी का तो उपचार करना है और इसका उपचार करेंगे। जैसे उच्चारण संबंधी बालक ने त्रुटि कर दी, जिन जिन शब्दों का वो गलत उच्चारण कर रहा है तो उसको हम सही बार बार उच्चारण करवाएंगे। उसको अगर हमारे विद्यालय में कोई लिंग्वा फोन वगैरह उपलब्ध हो तो उसको द्वारा उसको सुनवाएंगे, टैप रिकॉर्डर हो तो उसके द्वारा सुनवाएंगे। अगर नहीं है तो बालक को स्वयं को कहेंगे कि बार बार उसको शुद्ध उच्चारण करना हम सिखाएंगे, तो बालक शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएगा। बस शर्त है कि शिक्षक स्वयं शुद्ध उच्चारण करे, तब हम बच्चों से अपेक्षा कर सकते हैं। लेखन संबंधी बालक गलत लिख रहा है या मात्राओं की त्रुटियां कर रहा है या उसकी राइटिंग में सुडोलता नहीं है, अक्षरों में सुडोलता नहीं है, तो उसको बार बार हम क्या करवाएंगे, लिखवाने का प्रयास करेंगे। अभ्यास के रूप में उसको रोज नित नया कुछ काम देंगे तब बालक क्या करेगा, उसको लिखेगा और लिखेगा तो उसकी राइटिंग में सुडोलता आएगी। रचना संबंधी उसको पत्र लेखन नहीं आ रहा है, निबंध लेखन नहीं आ रहा है, कहानी लेखन नहीं आ रहा है, तो उसको हम रोज उसको कुछ न कुछ देंगे कि आज ये पत्र लिख के लाओ, आज ये निबंध लिख के लाओ, रचना इस पे लिख के लाओ, तो बालक रचना करना सीख जाएगा। और व्याकरण संबंधी अशुद्धि है तो उसको हम व्याकरण पढ़ाएंगे। जहाँ शुद्धि कर रहा है वो, अगर उसको जहाँ पता नहीं है उस चीज़ को हम सिखाने का प्रयास करेंगे। संज्ञा का पता नहीं है, सर्वनाम का नहीं है, क्रिया का नहीं है ना, वाक्य का नहीं है, तो हम उसको ये सिखाएंगे और व्याकरण संबंधी उसकी त्रुटियों को दूर करेंगे। तो जहाँ पर भी हमें त्रुटि निदान के द्वारा प्राप्त हुई उस त्रुटि को हम उपचार के द्वारा दूर करेंगे और छात्र की प्रगति की दिशा में उसको अग्रसर करेंगे। अब है उपचारात्मक शिक्षण की विधियाँ, वही व्यक्तिगत विधि और सामूहिक विधि। अगर व्यक्तिगत रूप से बालक में कोई त्रुटि है तो हम उसे दूर करेंगे और सामूहिक रूप से तो समूह में उस त्रुटि को दूर किया जाएगा। इस प्रकार हम इन दोनों विधियों के द्वारा उपचार करेंगे। तो बच्चों ये आपका एक टॉपिक था उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक परीक्षण वाला, जो यहाँ समाप्त होता है। ये मैंने पहले से लिख कर आपको पढ़ा दिया। अगर इसको मैं लिख कर पढ़ाती हूँ तो आपके बहुत सारा समय नष्ट होगा, और ऐसे ही मैंने पहले से लिख कर आपको पढ़ाया है तो आपको छोटे लगेगा कि अरे इतने में पूरा हो गया, पर ये लिख कर पढ़ाया गया इसलिए कम समय में पूरा हो गया। अगर इसको मैं एक एक को लिखने बैठूंगी तो आपके घंटा डेढ़ घंटा इतने से टॉपिक में जाएगा। इस वीडियो में मैंने संपूर्ण निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण आपको समझाया है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अच्छे से ही समझ में आ जाएगा। और आपके इससे जो प्रश्न बनते हैं वो सामान्य तौर पे प्रश्न बनते हैं जिसको अपन समझ के और अच्छे से कर लेते हैं। एक बार हमें ये पता चल जाना चाहिए कि निदानात्मक परीक्षण होता क्या है, वो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। बहुत सारी वीडियो में मैंने देखा कि वो निदानात्मक को भी शिक्षण कर देते हैं, उपचारात्मक को भी शिक्षण कर देते हैं और बोल देते हैं कि निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। ओरिजिनल में होता है निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो इस त्रुटि को आप ज़रूर सुधार लीजिएगा। इसी के साथ अपन यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो और तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।